नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, अगर हम बात करें तो हम भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चर्चा कर रहे थे और भारतीय संविधान के प्रश्नों की श्रृंखला में राजस्थान शिक्षक भर्ती द्वितीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है, सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती जो है, उसमें पूछे गए प्रश्नों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे और उसी श्रृंखला का एक प्रश्न आपके सामने आज मैं लेकर हाजिर हूं। तो चलिए आज इस प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे, जिससे आने वाले सभी 4 ऑप्शन से आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वे भी आपके क्लियर हो जाएंगे साथियों। तो चलिए आज के प्रश्न का हम रुख करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे पहली चीज तो प्रश्न की विशेषता क्या है, क्या आपसे पूछने वाला है कि सुमेलित नहीं है, इस बात को अंडरलाइन करना, यानी कि इनमें से कोई ना कोई एक कथन सत्य नहीं है, इनमें से एक बात सच नहीं है। ठीक है। और अगर मैं बात करूं ये प्रश्न कहां पर आया है, सेकेंड ग्रेड ग्रुप बी के एग्जाम में आपके सामने 22/12/2022 को जो पेपर हुआ था उसमें आपके सामने ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब अगर अपन बात करें इस प्रश्न के 4 ऑप्शन है। पहला कहता है कि अनुच्छेद 39A समान न्याय मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है। ठीक है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। ठीक है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान करता है। तो साथियों 4 ऑप्शन है, जिनको उत्तर पता है वे वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। ये तो आपने पढ़ लिया, आपको पता भी है, ठीक है, लेकिन कहानी की शुरुआत अब यहीं से होगी। आगे जो प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं में से या आगे से बनेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहले तो इस प्रश्न की पूरी व्याख्या हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको उत्तर बता दूं। इसका उत्तर है अनुच्छेद 48। तो पहली चीज तो आपके सामने मस्तिष्क में जब आप ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे प्रश्न देखते हैं, तो आपके माइंड में रिकॉल होना चाहिए। रिकॉल ये होना चाहिए कि भाई पहली बात तो चारों अनुच्छेद संबंधित किससे हैं। तो चारों अनुच्छेद जैसे आपके सामने संबंधित, अगर अपन बात करें, यही लिखता हूं मैं, चारों अनुच्छेद सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 4, और भाग 4 की शीर्षक क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है साहब। राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके सामने भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक हैं? दूसरी बात ये तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसका मतलब ये बात नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। तीसरा महत्वपूर्ण बात है कि आपके सामने जो नीति निदेशक तत्व हैं इनका स्रोत क्या है। तो नीति निदेशक तत्व जो है हमने अधिकांश आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किए हैं। कहां से हमने प्रावधान ग्रहण किए हैं? आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किए हैं। चलिए साथ ही में अगर हम बात करें नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति कैसी है, तो इनकी प्रकृति है साथियों अवाद योग्य। अब आप कहेंगे सर अवाद योग्य मतलब? इसका मतलब होता है साथियों हम इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, अर्थात हम इनमें से कही गई किसी बात के आधार पर कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज नहीं कर सकते, कह नहीं सकते कि सरकार ने ये प्रावधान हमारे लिए लागू नहीं किया, क्योंकि ये राज्य की इच्छा पर निर्भर है। वो उसकी इच्छा होगी तो इन्हें लागू करेगा समय के अनुसार। जैसे जैसे राज्य के आर्थिक सामर्थ्य, आर्थिक सीमाओं में वृद्धि होगी, वैसे वैसे राज्य समय के अनुसार इन जो नीति निदेशक तत्व 36 से 51 के बीच में बताए गए हैं, इन प्रावधानों को प्रभावी करने का प्रयास करेगा। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें अनुच्छेद 38 से लेकर 51 तक नीति निदेशक तत्व हैं। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 36 में तो राज्य की परिभाषा है और 37 में इस बात को बताया गया है कि ये इनकी प्रकृति एक तो अवाद योग्य होगी, अर्थात इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही में इसी अनुच्छेद में अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था के मूलभूत या आधारभूत तत्व हैं।
ठीक है साथियों, तो ये आपके सामने अनुच्छेद 37, 36 और 37 दो बात कहते हैं। चलिए, लेकिन हमारे यहां से प्रावधान शुरू हो रहे हैं तो अब हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, प्रकृति याद रखना, अवाद योगी, ये चार चीजें तो आपको हमेशा पता होना चाहिए, जब भी आप टॉपिक पढ़े आपके माइंड में रिकॉल होनी चाहिए। अब देखिए, आपके सामने प्रावधान करता है सबसे पहले कि भाई अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A क्या है? समान न्याय मुफ्त कानूनी सहायता। पहली बात तो देखिए, जहां पे भी अगर आपके सामने क लिखा हो, ए लिखा हो बड़ा वाला, ठीक है, यहां अलग से, तो अपने को एक बात समझ जाना चाहिए कि ये अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था, अर्थात इसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया? संविधान संशोधन के द्वारा। इसका मतलब अनुच्छेद 39A समान न्याय मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो साथियों, इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो आपके सामने एक प्रश्न तो आगामी एग्जाम में यह बन सकता है कि अनुच्छेद 39A समान न्याय निशुल्क कानूनी सहायता मुफ्त कानूनी सहायता किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया। ठीक है साहब, ये तो संविधान संशोधन है। अगर आपसे गलती से पूछ ले कि किस तिथि को अंतः स्थापित किया गया, तारीख अगर पूछ ली जाए यहां पर, तो याद रखना साथियों 3 जनवरी 1977 को। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बात पता नहीं है। संविधान संशोधन होना एक अलग बात है, संविधान संशोधन का संविधान में शामिल किया जाना दूसरी बात है। तो संविधान संशोधन तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी होती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करता है, उसके बाद में उसको संविधान में शामिल किया जाता है। तो यहां पे आपके सामने यही बात है कि 3 जनवरी 1977 को ये प्रावधान प्रभावी होते संविधान में शामिल किए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अगला अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों का संगठन, देखिए आपके सामने सबसे पहले तो ग्राम पंचायतों के संगठन की कल्पना आपके सामने अनुच्छेद 40 करता है, और इसी अनुच्छेद को आधार बनाकर अगर हम बात करें, हमारे सामने 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और पंचायती राज के लिए अलग से आपके सामने अगर हम बात करें, हेडिंग है पंचायती राज। देखो, ग्राम पंचायतों का संगठन तो यही आएगा, लेकिन पंचायती राज हेडिंग है, पंचायती राज भारतीय संविधान के भाग 9 में है। अब आपके सामने भाग 9 में एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें आपको अनुच्छेद 40 को और उस अनुच्छेद को लेकर डाउट हो सकता है कि यार दोनों में से कौन सा था। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपके सामने अनुच्छेद 243B ये कहता है कि पंचायतों का संगठन क्या कहता है? पंचायतों का संगठन। और आपके सामने इधर कह रहा है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो आप इतना सा याद रखिए, अगर ग्राम शब्द को हटा दें तो सीधे तौर पे अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 243B हो जाएगा। और अगर ग्राम शब्द इसके आगे लग गया है तो आपके सामने अनुच्छेद 40 होगा। ये बहुत माइनर डिफरेंस है साथियों, और एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, हम हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में डिफरेंस नहीं कर पाते कि 243B पूछ रहा है या अनुच्छेद 40 पूछ रहा है। आपको वहां लगेगा अच्छा पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 ही है, ठीक है, लेकिन पंचायतों के संगठन अनुच्छेद 243B में यहां साफ साफ बताया गया है कि हमारे यहां पर जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी। अपन कई बार पढ़ते हैं ना कि भाई हमारे यहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, इसका प्रावधान संविधान में। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता? अनुच्छेद 243B कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा त्रिस्तरीय होगा। निचला वाला अपना जो आप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति मध्य वाला और जिला परिषद शीर्ष वाला, इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 243B करता है। और अगर अपन बात करें, इसी अनुच्छेद में एक और बात कही गई है कि भैया बीच वाला ढांचा वहां नहीं होगा जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहां पे बीच वाला स्तर जो है गठित नहीं किया जाएगा। यह भी विशेष बात है, ठीक है। तो आपके सामने देखिए अपन कहां से कहां पहुंच गए, बिल्कुल सिमिलर चीज थी, इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हमारी श्रृंखला के सभी प्रश्नों की व्याख्या को देखिए, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे साथियों। चलिए आगे देखिए, अगला कहता है कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। तो देखिए समान नागरिक संहिता आपके सामने अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया गया, और इसको लेकर हमेशा कभी कभी चर्चा में बना रहता है, और अभी हाल ही में वापस ये चर्चा में आ चुका है कि समान सिविल संहिता। लोगों के मन में आता है कि सर है क्या ये? देखिए
ये ऐसा है कि एक समान कानूनी व्यवस्था स्थापित की जाएगी। समान सिविल कोड अगर आपके सामने, कॉमन सिविल कोड अगर आपके सामने लागू किया जाता है, इसका मतलब ये है कि सरकार ने अगर कोई कानून बनाया तो वो सभी वर्गों पर, सभी लोगों पर समान रूप से प्रभावी होगा, चाहे वो विवाह के संबंध में हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति के संबंध में हो, चाहे वो संतान उत्पत्ति के संबंध में हो, चाहे वो किसी अन्य संबंध में हो। यानी कि यहां पर आपके सामने किसी भी तौर पे धार्मिक आधार पे भेदभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि फिर हमारे धर्म के अनुसार हमको ये चीज अलग से प्रदान की जाती है, वो आपके सामने जो है फिर गौण महत्व का हो जाता है, ठीक है, और प्रधान महत्व का हो जाता है समान सिविल संहिता, ठीक है। और अगर हम बात करें ऐसा राज्य जहां पर समान सिविल संहिता प्रभावी है साथियों, एकमात्र राज्य राजस्थान, मतलब माफ कीजिएगा, भारत में गोवा। कौन सा है? गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर जो है समान सिविल संहिता प्रभावी है, ठीक है साथियों। चलिए अगला है अनुच्छेद 48। अब यहां पे दो चीजें हैं, एक तो आपके सामने के कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, तो अगर ये इस अनुच्छेद में नहीं है तो अनुच्छेद 48 में क्या है, तो पहले तो देखिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 कहता है। और ये क्या कहता है, पूरी बात ये कहता है राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने के लिए कदम उठाएगा। याद रखना कहां की बात की गई है, लोक सेवाओं में। आपके सामने डैश डैश दे देगा, राज्य लोक सेवाओं में, राज्य डैश 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 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने के लिए कदम उठाएगा। बताइए इसमें क्या आएगा, तो लोक सेवाएं। चलिए अगला अगर अपन बात करें अनुच्छेद 48। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 48 की कि साहब अनुच्छेद 48 क्या कहता है। अगर ये इसका सही उत्तर, मतलब अनुच्छेद 48 इससे मेल नहीं खाता, असंगत है, सुमेलित नहीं है, तो देखिए ये कहता है कृषि और पशुपालन संगठन, कृषि व पशुपालन संगठन, ठीक है। देखिए इसमें यह कहा गया है कि वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर संकर प्रजाति के माध्यम से इनकी किस्मों को या नवीनतम किस्मों की उत्पत्ति की जाएगी और उनको संरक्षित रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन बात जो है वो ये है, देखिए कि राज्य गाय, बछड़ों, अन्य दुधारू पशुओं, दुधारू मतलब दूध देने वाले, अन्य वाहक पशुओं, वाहक पशुओं मतलब बोझा ढोने वाले, तो गायों, बछड़ों, दुधारू और वाहक पशुओं। तो याद रखना, एक तो ये चार यहां पर शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। आपसे पूछ लेगा निम्न में से अनुच्छेद 48 के अधीन, ठीक है, इनके वध पर प्रतिषेध लगाया गया, कि अनुच्छेद 48 के अधीन किनके वध पर प्रतिषेध नहीं लगाया गया है। तो वहां आपके सामने याद रखना गाय, बछड़ों, दुधारू, वाहक पशुओं, या लग जाएगा निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त नहीं की गई है। तो याद रखिएगा गाय, बछड़ों, दुधारू, वाहक पशुओं के वध पर प्रतिषेध लगाने का कदम उठाएगा, ठीक है। तो आपके सामने अनुच्छेद 48 कृषि व पशुपालन संगठन, और इसमें चार शब्द याद रखने हैं, गायों का, बछड़ों का, दुधारू यानी कि दूध देने वाले, और वाहक पशुओं का, वाहक पशुओं के वध पर, वध माने कि इनकी बलि नहीं दी जा सकती, ठीक है, वध पर प्रतिषेध लगाने का कदम उठाएगा। इस बात का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है, अनुच्छेद 48 करता है साथियों। तो देखिए इस प्रकार से आपके सामने इस प्रश्न की संपूर्ण व्याख्या आपके सामने है साथियों, और संभावित प्रश्न जो आपके सामने बनने वाले हैं वे सभी मैंने आपके सामने क्लियर करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सदैव इसी प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए साथियों। अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब मिलते रहने चाहिए। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः नए प्रश्न के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।